से कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है। तो सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र लगातार जुड़े हुए। रविंद्र, एक तरीके से माना जाए सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला है सरकार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की इस व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के ऊपर फिलहाल तत्काल रोक लगाने का आदेश। जाहिर सी बात है, सरकार ने 2017-18 में जब उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे तो पारदर्शिता को लेकर ही इस बॉन्ड को लाया गया था और लोकसभा में काफ़ी दलीलें दी गई थी दोनों तरफ से। कुछ किसी ने विरोध भी किया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को सही ठहराते हुए बिल को पारित कराया था और वित्त विधेयक के रूप में, जिससे कि राज्यसभा में वोटिंग कराने की नौबत ना हो, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार का बहुमत कम था और इसलिए इसे वित्त विधेयक के रूप में लेकर आया गया था और इस पर भी केसेस चले थे। बाद में कहा गया कि शायद कोर्ट द्वारा कि ये वित्त विधेयक के लिए सही केस है, लेकिन अब इस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो जाहिर सी बात सरकार के लिए काफी झटका है, क्योंकि वो जो दलील थी अब उसे सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई, तुषार मेहता की तरफ से दलीलें दी गई कि हम ठीक है, इसमें जो लूप होल से कमियां हैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी सरकार, लेकिन फिलहाल इस पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया है। बिल्कुल रविंद्र, सवाल इस चीज को लेकर भी उठे थे, जो एफसीआरए अमेंडमेंट किया गया था, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके जरिए भी वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जताई गई थी, जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से भी दायर की गई थी। बिल्कुल रविंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन हमारे साथ में अंजलि भी जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी, और अंजलि के साथ में याचिकाकर्ता मौजूद हैं। एक तरीके से कहा जाए याचिकाकर्ताओं की बड़ी जीत। अंजलि, इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश में एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो जी देखिए, बिल्कुल जया ठाकुर इस समय हमारे साथ है। मैम, जहां तक बात करें, अब कोर्ट ने कहा है कि असंवैधानिक करार दिया, तो क्या कहना है आपका? जी, मैं बहुत खुश हूँ। जिस मुहिम को हम काफी टाइम से आगे लेके चल रहे थे और उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है और हमारी मांगों को माना है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक हमारे संविधान पे खतरा था उसको रद्द किया है। चंदा देने की जो सीमा निर्धारित करने को कहा है, वो सरकार के फैसले को ये मनमाना करार दिया है कोर्ट ने अपने फैसला पढ़ते हुए, ये कहा गया है। जी, निश्चित रूप से कुछ चीजें हमारे हित में, कुछ अहित में है, बट मैं खुश हूँ, एटलीस्ट ये रद्द हुआ है। आप इसको, जो तमाम याचिका करते हैं, आप इसको एक बड़ी जीत मानते हैं अपने लिए? निश्चित रूप से ये सभी के लिए एक बहुत जीत का विषय है और ये आगे चल के आम आदमी के हित में जाएगा। स्कीम पे तुरंत रोक लगाने की बात की गई है मैम। जी, ये मैं बहुत खुश हूँ कि इसको स्कीम को रोका गया है, क्योंकि ये बहुत ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहा था। जो आपने याचिका में क्या आपकी तरफ से दलीलें रखी गई थी मैम? जी, मेरी दलील थी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होना चाहिए और मुझे खुशी है कि हमारी बात मानी गई कोर्ट में और जो है आज ये स्कीम रद्द हुई है। थैंक यू। तो देखिए, डॉक्टर जया ठाकुर जो कांग्रेस नेता हैं और इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, कह रही है कि तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ी ये जीत मानती हैं और उनका कहना है कि जो दलीलें दी गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से, उसकी अंततः ये जीत हुई है, ये जो फैसला आया है कोर्ट की ओर से। बिल्कुल अंजलि, याचिकाकर्ताओं को एक बड़ी राहत कहा जाए, एक बड़ा जो समर्थन है वो मिला है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, और उनको जिस तरीके से उन्होंने अपील दाखिल की थी, चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चंदे की सीमा पर सरकार का फैसला मनमाना है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इन टिप्पणियों के साथ ही चुनावी बॉन्ड की जो व्यवस्था है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था 2016-17 के बजट के अंदर लाई गई थी, 2018 जनवरी के अंदर इसे लागू किया गया था। उस चुनावी बॉन्ड की, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को बंद करने, उस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। बॉन्ड से चंदे की दे जानकारी, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चुनावी चंदे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी में किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, कितना एनकैश किया गया है, उसकी जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जानकारी मांगी है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वो निर्धारित संस्था है जो इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करती है और देश के 29 शहरों के अंदर जो निर्धारित संस्थाएं हैं वही जारी कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड। 31 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की जानकारी वेबसाइट पर दे, इलेक्शन कमीशन ये जानकारी सार्वजनिक करे, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार, मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है। ये जानकारी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी दी, और सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, कहा जाए आज का फैसला बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है 2024 के चुनाव से पहले, क्या कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कही? देखिए, संविधान पीठ का जो एक मत से फैसला है, उसमें संविधान पीठ ने माना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो वोटर के सूचना के अधिकार के
हनन करती है। अगर वोटर को ये जानने का हक है कि किसी जिस उम्मीदवार को वोट दे रहा है उसका आपराधिक अतीत क्या है, उसकी चल अचल संपत्ति क्या है, तो वोटर को यह भी जानने का हक है कि आखिर जिस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहा है उससे कितनी फंडिंग मिली है और उसको फंडिंग करने वाला कौन है। तो कोर्ट ने माना कि ये वोटर के उम्मीदवार के बारे में, राजनीतिक पार्टी के बारे में जानने के अधिकार का हनन करती है। और ये आर्टिकल 19(1) के तहत जो अधिकार मिला हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार भी शामिल है, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने माना कि सरकार की तरफ से जो ये दलील दी गई थी कि ब्लैक मनी पर लगाम कसने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, इससे पहले चूंकि दानकर्ता ये नहीं चाहते थे कि उनकी जानकारी का खुलासा हो, इस लिहाज से जब ये स्कीम नहीं लाई गई थी उससे पहले वो कैश के जरिए दान देने के लिए बाध्य थे। और इस स्कीम के बाद में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि सिर्फ बैंकिंग माध्यम से ही सही तरीके से कमाया हुआ पैसा ही राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचे। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि ब्लैक मनी पर लगाम कसने की दलील का हवाला अरविंद, अगर बड़े फैसले की बात की जाए तो आज से कॉज एंड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो अब क्या व्यवस्था होगी? इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तत्काल रोक दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एसबीआई तमाम जानकारी जो है 31 मार्च तक सार्वजनिक करे और साथ ही ये जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हो। बिल्कुल, कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको असंवैधानिक करार दिया, उसको रद्द कर दिया है। एसबीआई को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत वो बॉन्ड निकालना बिल्कुल बंद करे। अभी तक जो कुछ जानकारी एसबीआई के पास है, जिन जिन राजनीतिक पार्टियों को जिस जिस कॉर्पोरेट कंपनी से चंदा मिला है उसकी जानकारी वो इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन इसको वेबसाइट पर डाले और ये पब्लिक करे कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को किस कॉर्पोरेट कंपनी से कितना चंदा मिला है। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक बॉन्ड को अगर कैश नहीं कराया है तो वो बैंक को ये बॉन्ड वापस करे और बैंक इसके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से इस स्कीम के लागू होने पर तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अरविंद, इस चीज को लेकर भी चिंताएं जताई गई थी कि कई कंपनियां जो हैं वो अपने कुछ प्रतिनिधियों के जरिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड लेती हैं, उनके जरिए ट्रांजैक्शंस हुआ है। ऐसे में सीधे सीधे किसी कंपनी की सीधे सीधे किसी दानदाता तक पहुंचना या उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना कितना मुमकिन होगा? इस मामले को लेकर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में, कोर्ट की टिप्पणियों के अंदर कुछ स्पष्ट हुआ? देखिए, कोर्ट का सुनवाई के दौरान भी कोर्ट का यह मानना रहा था कि इस मामले में जो स्कीम है उसमें गोपनीयता बहुत सीमित है। सरकार चाहे तो अपनी जांच एजेंसियों के जरिए इस बात का पता लगा सकती है कि उसके अलावा विपक्षी पार्टियों को किस कॉर्पोरेट कंपनी ने चंदा दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी अगर चाहे तो ये पता नहीं कर सकती कि सरकार को या सत्तारूढ़ पार्टी को किसने चंदा दिया। तो इस मामले में जो गोपनीयता है वो बहुत सीमित है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसी अगर चाहे तो किसी दानकर्ता का यूं ही पता लगा सकती हैं, सिर्फ कोर्ट के दखल के बाद ही, कोर्ट के आदेश के बाद ही दानकर्ता का पता चल सकता है। लेकिन कोर्ट का सवाल यह था कि यह गोपनीयता बहुत लिमिटेड है। आरबीआई के पास, सरकारी जांच एजेंसियों के पास जानकारी हो सकती है दोनों तरह के डोनर की, चाहे वो सरकारी पार्टी को दान देने वाले हो या अरविंद, इससे पहले जब आखिरी सुनवाई 2 नवंबर को हुई थी तो उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद इस चीज को अपने ऑब्जर्वेशन में माना था और उन्होंने तत्कालीन जो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको कोट करते हुए कहा था कि ऑनलाइन और चेक से जो पेमेंट है वही सबसे ज्यादा रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट पेमेंट माना जा सकता है। ऐसे में क्या वैकल्पिक किसी व्यवस्था का सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर सामने आया है? देखिए, अभी जो आदेश पढ़ा गया है उसमें तो इस स्कीम को लेकर के ही बात हुई थी और इस स्कीम को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये सूचना के अधिकार का हनन है। ब्लैक मनी पर लगाम कसने की दलील देकर या दानकर्ता के हितों की सुरक्षा की दुहाई देकर, उसकी निजता के अधिकार की दुहाई देकर के इस स्कीम को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अरविंद, अगर आने वाली टाइमलाइन की बात की जाए तो एसबीआई को कब तक की मियाद दी गई है कि उसे जो तमाम दानदाताओं की सूची है, जो जानकारी है वो सबमिट करनी है? देखिए, जो एसबीआई है उसको 6 मार्च तक का वक्त दिया गया है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर वेबसाइट पर सारी जानकारी डाले और उसके अलावा जिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक बॉन्ड को कैश नहीं कराया गया है वो बैंक को वापस करेंगे, उसकी एवज में उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक डेडलाइन कोर्ट की तरफ से तय की गई है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि जो पुरानी
कैश वाली जो व्यवस्था है, जिसके जरिए दानकर्ता कैश के जरिए राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं, उस पर तो लौटा नहीं जा सकता। और इस स्कीम को लाने के पीछे जो सरकार की मंशा है, उस पर भी हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस स्कीम की खामियों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन आज जो कोर्ट का आदेश आया है वो उन ऑब्जर्वेशन के खिलाफ गया है, उन ऑब्जर्वेशन से मिलता जुलता नहीं है। और कोर्ट अरविंद, जरा ये स्पष्ट कीजिएगा कि एसबीआई को, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ये जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करनी है क्या अगले 20 दिनों में? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करनी है। इलेक्शन कमीशन उसको वेबसाइट पर डालेगा और इलेक्शन कमीशन जब वेबसाइट पर डालेगा तो वो जानकारी सार्वजनिक होगी कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को, किस कॉर्पोरेट कंपनी से कितना चंदा मिला है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अरविंद आप। साथ ही अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, शुरुआत के अंदर 5 जजों की बेंच ने इसकी मामले की सुनवाई की थी और उसी समय कहा गया था कि फैसले 2 हैं लेकिन निष्कर्ष 1 है। इसके क्या मायने हैं? इसका मायने ये होते हैं प्रणय कि जब संविधान पीठ फैसला पढ़ती है तो कई बार फैसले अलग अलग होते हैं, जजों की राय भी अलग होती है। लेकिन कई बार जो फैसले होते हैं वो अलग अलग लिखे जा सकते हैं जजों के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कीम को लेकर उनके निष्कर्ष एक नहीं है। जैसे किसी जजमेंट में अगर 3 जजों ने कोई फैसला लिखा है, 2 जज कोई अलग से अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन निष्कर्ष में वो यही चाहते हैं कि इस स्कीम को रद्द होना चाहिए। तो फैसले भले ही अलग हो लेकिन उसके निष्कर्ष एक ही होंगे। अरविंद, अगर याचिकाकर्ताओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो उन्हें किन किन पॉइंट्स के ऊपर कामयाबी मिली है? क्योंकि ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। याचिकाकर्ता अपनी जीत का जश्न जरूर मना रहे हैं इस समय। देखिए, अगर याचिकाकर्ताओं की दलील की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर दलील उनकी आधारित थी। उनका पहला यही कहना था कि इस मामले में चंदा देने वाले के सोर्स का पता नहीं चलता और ऐसी सूरत में सत्तारूढ़ पार्टी चाहे तो वो पता कर सकती है कि विपक्षी पार्टियों को भी सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इंफॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो अभी तक सील्ड कवर में थी, वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। आइएगा। तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे। याचिकाकर्ता भी हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस पूरे मामले के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को एक बड़ी राहत कहा जा सकता है इस पूरे मामले के अंदर मिली है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि चुनावी चंदे को लेकर जो इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी ने कितना पैसा एनकैश किया है, किसको किस दानदाता ने कितना पैसा दिया है, ये तमाम जानकारी 6 मार्च तक एसबीआई चुनाव आयोग को देगा और उसके बाद 31 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट के ऊपर यह जानकारी सार्वजनिक करेगा। और सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी उनके साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश, जाहिर तौर पर सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। बिल्कुल देखिए प्रणय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, चुनावी बॉन्ड पर, और कहा इस स्कीम को रद्द कर दिया है, संशोधन को भी अवैध माना है। देखिए, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन जो चुनावों के सुधार और इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण
काम इस दौरान हुए हैं, जिसमें कि 100% जो वोटर्स हैं उनको आईडी कार्ड मुहैया कराया गया है। उसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हुई हैं जिससे कि चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, भयमुक्त माहौल में हो। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ब्लैक मनी की फंडिंग तमाम तरह की थी, चोरी चुप्पे और छिपे होती थी, उस पर भी जो है वो अंकुश लगे हैं। और पारदर्शी तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो स्पष्ट तरीके से अपनी फंडिंग ले सकें, ये एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके क्या कारण है, उसका देखेंगे। नकवी जी, आपकी सरकार ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की स्कीम लाई थी। लगता है आपकी सरकार की उस स्कीम है, उस स्कीम को बड़ा झटका लगा है? नहीं, झटका क्यों लगा है? हम तो ईमानदारी के साथ कई इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में कदम उठाए गए और वो कदम बहुत सार्थक और बहुत सफल रहे हैं। जहां तक सवाल है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, कैसे कहा, इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी पूरा देखा नहीं है। जी नकवी जी, एक सवाल, कोर्ट ने ये कहा है कि लोगों को ये जानने का हक है कि किसने पैसा दिया और इस स्कीम, एक उनकी मैं लाइन पढ़ना, इस स्कीम के जरिए ब्लैक मनी पर लगाम कसने की दलील देकर वोटरों के दलों की फंडिंग के बारे में जानने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दलों की फंडिंग के बारे में समय समय पर चुनाव आयोग को जो है वो पहली बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग को अपना लेखा जोखा देना ही होता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जब चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक रूप से अपनी चाहे साइट पे चाहे उसको अखबारों में के माध्यम से देता ही रहता है। जी, तो एक अंतिम सवाल, दानकर्ता के हितों की सुरक्षा की दुहाई देकर दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर फंडिंग को पूरी तरह से गोपनीय रखना ठीक नहीं है, ये भी? देखिए, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि ब्रह्मप्रकाश मुख्तार अब्बास नकवी से अगर आप पूछ सकें तो ये भी पूछेगा कि चूंकि ये पूरा मामला आरटीआई से जुड़ा हुआ है, यानी सूचना के अधिकार और मतदाता से पारदर्शिता का है, क्या बीजेपी अपने दानदाताओं की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा ही है ये कि ये चूंकि पूरा मामला पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, रिजर्व बैंक जो है कहें कि फंडिंग की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, तो इस पर आगे सरकार किस तरह से कदम उठाएगी? अगर ये सरकार तय करेगी, सरकार बताएगी। लेकिन निश्चित तौर से जो सरकार ने बहुत ही साफ नियत के साथ पारदर्शी हो सके सारी व्यवस्था, उसकी दृष्टि से। तो देखिए, नकवी जी कह रहे हैं कि आगे सरकार किस लिहाज से कदम तय करना है उस पर विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उस पर भी पूरा मंथन होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो चुनावी बॉन्ड लाई थी वो पारदर्शिता के लिए लाई थी और जो ब्लैक मनी है उस पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। ब्रह्मप्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही रविंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अरविंद आपका रुख करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण संशोधनों की बात की जा रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के अंदर जो संशोधन किए गए थे उन्हें भी असंवैधानिक करार दिया है। यानी कहा जाए कि सरकार को किन किन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड की इस व्यवस्था के ऊपर रोक लगाने के साथ साथ हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जी प्रणय, अपना सवाल दोहराइएगा। जी अरविंद, मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था पर इस समय रोक लगाने का तो फैसला दिया ही है, लेकिन कई जो संशोधन किए गए थे उन्हें भी असंवैधानिक करार दिया है। इसके अंदर एक बड़ा संशोधन था, खासतौर पर जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, यानी कंपनियों के मुनाफे के 1% को बढ़ाकर उसे असीमित करने का जो प्रावधान था, उन्हें खारिज किया गया है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल इसमें यह भी था कि जो कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले चंदे की जो अधिकतम सीमा है उसको भी इस स्कीम के जरिए हटा लिया गया था। उससे पहले यह प्रावधान था कि जो कॉरपोरेट कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है पिछले 3 साल का, उसके वार्षिक औसत का सिर्फ 7.5% ही चंदा दिया जा सकता था। लेकिन सरकार ने इस स्कीम के जरिए उस बाध्यता को खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि कॉरपोरेट कंपनियों का काम चंदा देना नहीं है, उनका काम बिजनेस करना है। और अगर इस तरीके से इस सीमा को हटा दिया जाता है तो ये गलत मैसेज जाएगा। और आज कोर्ट ने माना कि ये जो सीमा को हटाया गया था ये भी गलत था। इस स्कीम को लाने के लिए जो संशोधन किए गए वो भी गलत हैं और दानकर्ता के हितों की सुरक्षा को दुहाई देकर के जो पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी है उससे समझौता नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट का निष्कर्ष रहा और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन मैं रविंद्र का भी रुख करूंगा। रविंद्र, अगर बात की जाए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तो खारिज हो गई, रद्द हो गई, उसके ऊपर रोक लग गई, तो ऐसे में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव 2024 के, ऐसे में कौन सी व्यवस्था इस समय लागू है? अगर कोई व्यक्ति दान देना चाहता है किसी राजनीतिक पार्टी को, तो इस समय कौन सी स्कीम इस समय ऑपरेशनल मानी जाए?
प्रणय, जाहिर सी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि हमने जो 17-18 का कानून है इसे रद्द कर दिया है, इस पर रोक लगा दी है, यानी इलेक्टोरल जो बॉन्ड के तहत जो फंडिंग होती है उस पर पूरी तरह से रोक। लेकिन ये नहीं बताया कि अब कोई चंदा देना चाहे तो कैसे जा सकता है। अब ये सरकार को तय करना है, क्योंकि अब 17-18 के पहले का जो पोजीशन था यानी वो तो लागू रहेगा, उस पर तो किसी तरह कोई टिप्पणी नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी आप अगर चंदा देना चाहें किसी पार्टी को तो कैश दे सकते हैं, चेक से दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं दे सकते, जो मेरी समझ है। हालांकि अरविंद बताएंगे इस पर, लेकिन जो समझ आ रही है कि अब आप पुरानी व्यवस्था लागू हो गई, क्योंकि पुरानी व्यवस्था पर कोई रोक नहीं है। चंदा किसी को देना है तो कैश दे दीजिए उठा के, और या फिर चेक से दीजिए, इस पर कोई रोक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने है। तो ये जो पारदर्शिता की बात होती थी, ब्लैक मनी की बात होती थी, जो सरकार की दलित थी, और या फिर बहुत लोगों का मानना था कि कैश, बड़े बड़े औद्योगिक घराने तो कैश अभी भी दे सकते हैं, चेक के जरिए दे सकते हैं, और जो लेकिन यहाँ सारा मामला जो था वो पारदर्शिता का था, और जो सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर वो आरटीआई को लेकर है, यानी मतदाता का जानने का जो अधिकार है। अरविंद, अगर बात की जाए कि मौजूदा व्यवस्था, इस समय मौजूदा व्यवस्था कौन सी होगी, क्योंकि कैश की जो डीलिंग है उस पर पहले ही नियंत्रण है, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, और ऐसे में कितना जो कैश है, क्योंकि आपने पूरी हियरिंग भी ये सुनी है, ऐसे में अगर मतदाता देना चाहता है, दानदाता देना चाहता है, तो वो कितना किसी पार्टी को चंदा दे सकता है? मौजूदा व्यवस्था कौन सी ऑपरेशनल? देखिए, रविंदर जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो पूरा व्यवस्था है वो बहाल हो गई है। हालांकि प्रणय, संकेत इस बात के मिल रहे थे सुनवाई के दौरान कि पूरी तरीके से शायद ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, और कोर्ट इस स्कीम की जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन कोर्ट ने माना कि ये स्कीम पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक है, और इसको रद्द होना चाहिए। अब नए बॉन्ड जारी नहीं होंगे। इसका मतलब जो पुरानी व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी, और उसमें दानकर्ता के पास विकल्प रहेगा कि वो अगर चाहे। बिल्कुल अरविंद, मैं रोकना चाहूंगा आपको इस समय। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, ऐसे में कहा जाए चुनावी पारदर्शिता और भारत के चुनावों को अधिक लोकतांत्रिक बनाने और मतदाता को जागरूक बनाने के लिहाज से अहम। देखिए, पूरा फैसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन जो आप लोग के मीडिया में आ रहा है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसे असंवैधानिक बताया है, पारदर्शिता के खिलाफ बताया है। ये बात तो जब ये ला रहे थे तभी कांग्रेस पार्टी ने सदन में भी कहा कि आप भ्रष्टाचार कम करने के बजाय इससे तो आप बढ़ावा देंगे, और इसमें तो बड़े लंबे घोटाले भी हैं इस बॉन्ड में। तमाम लोगों ने कई बार मीडिया रिपोर्ट भी आई है। तो ये सरकार के जो नीति है उसमें सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप करप्शन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अखिलेश जी, इसका लाभ जो है वो सभी राजनीतिक दलों ने लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था का लाभ लिया है, उसको एनकैश कराया है। नहीं, मुझे पता था आप ये कहेंगे, लेकिन तीन हिस्सा आप बड़े नेता हैं सर, आपको तो पता ही होगा। नहीं पता है, लेकिन तीन चौथाई तो अकेले बीजेपी ने किया। बीजेपी से ले आई, क्यों ले आई? बीजेपी ने क्यों लाया? जब ला रहे थे तभी मना किया जा रहा था। और ये इसी तरह से प्रधानमंत्री केयर फंड है, वो भी इसी तरह का है कि हम बताएंगे नहीं, सरकार से पैसे लेंगे लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं देंगे। तो ये जो सरकार, अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसमें बहुत जोर जो है लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कोर्ट ने पूरे इलेक्टोरल फंडिंग प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है, और ये कहा है कि आप जो इस तरह से बिल्कुल सीक्रेटिव फंडिंग जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चला रही थी, जो सीक्रेट में फंडिंग हो रही थी, वो एक लोकतंत्र में और एक संवैधानिक लोकतंत्र में भारत जैसे बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये कोर्ट की बेसिक रीजनिंग थी। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंपनीज एक्ट में अनलिमिटेड फंडिंग कंपनी को पावर दे दी गई थी, चाहे आप लॉस मेकिंग हो या नहीं हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, और कितने भी आप दे सकते हो। पहले क्या था कि आप सिर्फ अगर प्रॉफिट मेकिंग हो तो 7.5% अपने प्रॉफिट तक का आप डोनेशन कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। अब वो सारी लिमिट ये खत्म कर दी गई थी, तो उसको भी कोर्ट ने कहा है कि उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है, वो आर्बिट्ररी कहते हुए। तो अब वो जो पहली 2017 से पहली जो पोजीशन थी कि आप 7.5% प्रॉफिट तक ही अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होने चाहिए पहले, और मैक्सिमम डोनेशन आप पॉलिटिकल पार्टी को 7.5% ऑफ योर प्रॉफिट तक कर सकते हो। सर, फैसले में जो मतदाताएं हैं उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी जिक्र किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग इस पे स्टेटमेंट दिया गया है। इसको कैसे देखते हो? क्या मेन ग्राउंड्स रहे हैं इस पूरे फैसले के? देखिए, हमारी मेन बहस भी जो थी सब सारे पक्षों की, पिटिशनर की तरफ से जो सारे वकील और जो पक्ष थे, कि ये एक राइट टू पब्लिक का राइट टू नो है। डेमोक्रेसी में इस तरह की सीक्रेटिव फंडिंग नहीं हो सकती है। हमारे आर्टिकल 19(1) के अंदर पब्लिक का राइट टू नो बनता है, और उस राइट के परसुएंस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। और उस कोर्ट ने मोटा मोटी उस बहस को और आर्गुमेंट
स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया है। और चंदे की सीमा निर्धारित करने का जो सरकार का फैसला था उसको भी मनमाना करार दिया है कोर्ट ने। हाँ, तो जो वही मैं कह रहा था, जो चंदे की सीमा जो कॉर्पोरेशंस का था वो पहले एक लिमिट होती थी 7.5% अपने, अगर आप कोई कंपनी 100 रुपए प्रॉफिट बनाती है तो 7.5 रुपया वो डोनेट कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टी को एज पर द लॉ, उससे ऊपर 8 रुपए नहीं डोनेट कर सकती थी। लेकिन ये जब अमेंडमेंट आया तब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इसे भी खत्म कर दिया और कहा कि आप 7.5 के ऊपर भी जा सकते हो, आप लॉस मेकिंग भी हो तब भी डोनेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो सारे जो चेंजेस है वो हटा दिए गए। तो अब जो पहला 2017 में पोजीशन थी कि 7.5% प्रॉफिट मेकिंग और सिर्फ 7.5%, वो सीमा वापस आ गई है। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बेहद अहम फैसला आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव? देखिए, मैं वो एक राजनीतिक सवाल है और मैं उसका इसलिए जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उसका क्या असर होगा वो तो हम देखेंगे। बट कोर्ट का ये मैटर जो है ये 6 साल से पेंडिंग था और फाइनली कोर्ट ने इसे सुनवाई दे करके एक टाइमली सुनवाई अभी दी, फिर नवंबर में टाइम निकाला, स्पेसिफिकली लिस्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया, सुना और अब डिसीजन भी आ गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया हुई है और अब ये कोर्ट जो है अभी काफी सारे संवैधानिक बेंच मैटर एक के बाद एक जो बहुत दिनों से अटके थे उसे सुन रही है और डिसाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये सब सारे लोगों के लिए, वकीलों के लिए और सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है और इससे जो बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग रहे हैं बहुत सालों से वो डिसाइड हो जाएंगे। तो शादान फरासत जिन्हें आप सुन रहे थे, सीपीआईएम की ओर से पूरे मामले। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए जो कुछ कहा गया है वो आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक करार दिया गया है। दूसरा, स्कीम से वोटर्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी सूचना के, जानकारी के उनके अधिकार का हनन होता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही रिश्वत का जरिया बन सकता है यह व्यवस्था, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई। साथ ही सरकारी नीतियां प्रभावित हो सकती हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी यह जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था जो 2016-17 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी और 2018 से इसे लागू किया गया था, उसे रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगाई गई। साथ ही एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि तमाम दानदाताओं की जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 31 मार्च तक ये जानकारी सार्वजनिक करे। यानी हर मतदाता अब ये जान पाएगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, किस कॉर्पोरेट घराने की तरफ से दिया गया है, किसने कितना चंदा दिया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होगी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और साथ ही यह भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी पार्टी के पास है तो उसको वो वापस एसबीआई को लौटाए और इसे एनकैश न किया जाए। तो तत्काल प्रभाव से रद्द होगी चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम है, उस पर सुप्रीम रोक कहा जा रहा है इसे। बड़ी टिप्पणी, रिश्वत का जरिया बन सकती है ये चंदे की व्यवस्था। तो शादान फरासत को भी सुना अरविंद आपने, अरविंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके याचिकाकर्ता भी थे। जाहिर तौर पर वकीलों के लिए जिस तरीके से जो थे याचिकाकर्ता, उनको एक बड़ी कामयाबी इसके अंदर मिली है, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पारदर्शिता चुनावी व्यवस्था के अंदर कितनी हो, कैसी हो, उसके लिहाज से भी आज का फैसला बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला। अरविंद, बिल्कुल प्रणय, ये बड़ा फैसला है। मैं एक जानकारी और दे दूं, इसमें जोड़ दूं कि जब शुरुआत में जो तारीख दी गई वो 31 मार्च तक की दी गई थी, लेकिन बाद में जो बेंच का पूरा फैसला आया है उस मुताबिक 6 मार्च तक एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को जानकारी देनी है कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा मिला है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कोर्ट ने कहा है कि 13 मार्च तक, यानी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डालेगा और इस बात का खुलासा करेगा कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा किस कॉर्पोरेट कंपनी से मिला है। यानी 13 मार्च तक की अब डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन के पास अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी। और साथ में कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक अनकैश है, जिनके पास बॉन्ड पड़े हैं, वो बैंक को वापस करेंगे, एसबीआई को। जानकारी दे रहे हैं आप अगले 20 दिनों के अंदर एसबीआई यानी स्टेट बैंक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और साथ ही अगले 1 हफ्ते में यानी 13 मार्च तक चुनाव आयोग को यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।